हेलो एवरीवन। आज 13 जनवरी के न्यूज़ टुडे के इस अंक में आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। और आज हम लोग सबसे पहले आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों को देखेंगे। आज हमने इस क्रम में 5 न्यूज़ आर्टिकल को कवर किया है। इसमें जो न्यूज़ आर्टिकल होंगे कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला, भारत जर्मनी के डिप्लोमेटिक रिश्तों के 75 साल पूरे। तो ये अपने आप में भारत और उसके द्विपक्षीय संबंध विषय से जुड़ा हुआ है और भारत जर्मनी जो महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में है भारत के, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे और इस उपलब्धि पे, इस उपलक्ष्य पे क्या-क्या चीजें हुई, कौन से घटनाक्रम हुए, कौन-कौन से चीजें डील के संदर्भ में बात करेंगे भारत और जर्मनी के बीच में जो हुए। उसके बाद जो है भारत और इसके चोक पॉइंट्स के लिए आईएमईसी की अहमियत, ये भी भू राजनीतिक दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय से ही संबंधित होगा। आईएमईसी प्रोजेक्ट हमने सुना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि भारत को मिडिल ईस्ट के रास्ते, मिडिल ईस्ट मतलब पश्चिम एशिया से होते हुए यूरोप तक जोड़ने की योजना है, जिससे कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उसके साथ-साथ भू राजनीतिक जो लक्ष्यों की पूर्ति संभव है और बदलते हुए भू राजनीतिक घटनाक्रम में ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है विश्लेषकों के द्वारा भारत के हितों के को देखते हुए। तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट, जनरल स्टडीज पेपर 2, ये भी जनरल स्टडीज पेपर 2। नेक्स्ट जो है कोयला मंत्रालय की रिव्यू आई है, रिव्यू 2025, और 2025 में ये बताया गया है कि 2024-25 में अब तक का सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन हुआ है। तो कोयला उत्पादन क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, क्या इसकी भूमिका है और क्या ये डेटा इसमें क्या जारी किया गया है कोयला संसाधन के संदर्भ में, क्योंकि कोयला आज भी वर्तमान समय में भी भारत के महत्वपूर्ण बिजली उत्पादन के लिए जो संसाधन का प्रयोग किया जाता है उसमें से एक है। मतलब हमारा बिजली उत्पादन का मैक्सिमम हिस्सा कोयला आधारित ऊर्जा से ही आता है। तो इसलिए हमारे देश के विकास के लिए ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ-साथ ग्रे जोन वॉरफेयर और पारंपरिक युद्ध, तो बेसिकली जो वर्तमान विश्व में जो चल रहे कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है और उसमें युद्ध का बदलता हुआ शक्ल जो है, जिसमें सैन्य शक्ति के साथ-साथ जो साइबर हमले हैं और साइबर युद्ध है, वो भी जहां मिल गए हैं, तो वो एक तरह से एक नए वॉरफेयर का रूप ले चुका है और उसके लिए पूरे विश्व को अपनी तैयारी करना उपयुक्त है और उसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो उसी तरह से उसी क्रम में भारत के संदर्भ में भी देखेंगे, जो ग्रे जोन वॉरफेयर है, इस आर्टिकल में यही बात की जाएगी कि ग्रे जोन वॉरफेयर क्या होता है, क्या इसके कंपोनेंट्स हैं, क्या विभिन्न पहलुओं पर आधारित है और भारत कैसे इससे प्रभावित हो सकता है या हो रहा है। अंत में भारत के मछली उत्पादन में वृद्धि, ये भी एक जो अर्थव्यवस्था से संबंधित, मत्स्य उत्पादन से संबंधित और देश के जो जो ब्लू इकोनॉमी है उसको मजबूत करने के दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण उपलब्धि हो सकती है। तो इस पे आधारित न्यूज आर्टिकल होंगे। उसके साथ साथ जो कुछ संक्षिप्त सुर्खियां हैं, हाँ, संक्षिप्त सुर्खियों से पहले यहाँ पे क्वेश्चंस भी होंगे और क्वेश्चन जो है आपके रिवीजन के लिए और आपको ट्रेंड की समझ देने के लिए कि यूपीएससी परीक्षा में प्रश्नों की तैयारी कैसे किया जाना है, जो कि आपको रिवीजन में आपको एक सही दिशा दे सकता है। चलिए नेक्स्ट जो है संक्षिप्त सुर्खियां, इसमें कुछ शॉर्ट न्यूज होंगे, जैसे कि पैक्स सिलिका, ये हमने पहले भी पढ़ा है। ये पैक्स सिलिका ऑस्ट्रेलिया समूह, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय खेल शासन, राष्ट्रीय खेल निकाय नियम 2026। इसी तरह से अंत में सुर्खियों में रहे स्थल अर्जेंटीना के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग आज के पहले न्यूज आर्टिकल से बात को स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज आर्टिकल भारत जर्मनी द्विपक्षीय संबंधों के बारे में। तो बात हुई कि रिश्तों के 75 साल पूरे हो चुके हैं, तो इसलिए भारत और उसके द्विपक्षीय संबंध से संबंधित है और उसके साथ-साथ जो दोनों देशों के संबंधों के आधार पे जो आर्थिक और रणनीतिक हित है, जो साधा जा सकता है या साधा जा रहा है, उसके बारे में ये आर्टिकल बेसिकली बात करता है। यहाँ पे यही है कि भारत
ने जर्मनी भारत और जर्मनी ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न समझौतों पे हस्ताक्षर किए हैं अभी वर्तमान में। और ये जो जर्मन चांसलर है, उनकी भारत यात्रा के दौरान ये सब चीजें हुई हैं। और उसमें क्या है कि ये यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 2025 में दोनों देशों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी के 25वें वर्ष 2025 में 25वें वर्ष रणनीतिक साझेदारी मैं बोल रहा हूं। जब रणनीतिक रूप से हम लोग बात करते हैं तो रणनीतिक मामलों में सहयोगी के रूप में उसे जाना जाता है विदेश नीति के संदर्भ में। तो इसलिए हम लोग देखेंगे कि अगर यूरोपीय फ्रंट की बात करें, यूरोपीय देशों की बात करें, तो वहाँ जर्मनी जो है ना हमारा एक महत्वपूर्ण और परंपरागत सहयोगी के रूप में पिछले कुछ दशकों से महत्वपूर्ण रूप से रहता है। और क्या, वो विभिन्न मामलों में भारत का पक्षधर रहता है और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भी भारत के सहयोगी के रूप में उसे जाना जाता है, देखा जाता है। तो इसलिए भारत की विदेश नीति में उसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो यही है कि उसी चीज को रणनीतिक जो साझेदारी है उसके 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 2026 में राजनयिक संबंधों के कितने 75 वर्ष। तो दोनों आंकड़ों को हम लोग कहीं लिख सकते हैं, कहीं कोट कर सकते हैं, तो उस संदर्भ में काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग एक बार देखते हैं क्या क्या हुआ, ये जो महत्वपूर्ण जो यहाँ पे संधियां हुई, समझौते हुए। तो ये विभिन्न क्षेत्रों में हुआ, जाहिर सी बात है, रक्षा और सुरक्षा से संबंधित, व्यापार से संबंधित। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले रक्षा और सुरक्षा से संबंधित क्या है, दोनों देशों से आशय एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसमें कि रक्षा जो रोड मैप है, रक्षा नीति से संबंधित, जिसमें दोनों देश सहयोग करेंगे। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या, औद्योगिक सहयोग रोड मैप, मतलब रक्षा मैन्युफैक्चरिंग, रक्षा विनिर्माण से संबंधित क्या काम किया जाएगा, भविष्य का रोड मैप क्या होगा, इसके बारे में बात की गई है। और इसमें रक्षा प्लेटफॉर्म की प्रौद्योगिकी साझेदारी जो कि इंपॉर्टेंट है। प्रौद्योगिकी साझेदारी मतलब किसी भी विनिर्माण के लिए क्या है, प्रौद्योगिकी की आधुनिक अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। और जर्मनी जो है विश्व में सबसे ज्यादा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के निर्माण, उसके प्रयोग और उसके एप्लीकेशन में के रूप में करने वाला देशों में जाना जाता है। तो इसलिए रक्षा क्षेत्र में अगर विकास करना है तो जर्मनी एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में हो सकता है। तो इसीलिए ये साझेदारी की गई है। उसके बाद सह विकास, मतलब साथ में मिलकर डेवलप करना उस प्रोडक्ट को, सह उत्पादन और उत्पादन तक भी, मतलब तीनों स्टेज है यहाँ पे। मतलब किसमें, रक्षा प्लेटफॉर्म की मतलब प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट किया जाएगा और उत्पादन भी किया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर क्या है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से ये भारत और जर्मनी का जो सहयोग ये अभी दिख रहा है, अभी ये चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं भविष्य के लिए। उसके बाद क्या है, हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे युद्धाभ्यास भी है, जिसमें कि जर्मनी और भारत जो है ना एक साथ मिलकर आता है। जैसे नौसैनिक युद्धाभ्यास, नाम रख लेंगे मिलान, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, IONS बोलते हैं, और वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति, सब इंपॉर्टेंट है। मिलाने के लिए, युग्म जो है ना मिलाने के लिए, सुमेलित करने के लिए यूपीएससी के द्वारा दिया जा सकता है। तो ध्यान में रखेंगे, जर्मनी के साथ है मिलान, IONS और तरंग शक्ति। विदेश नीति और सुरक्षा के लिए ट्रैक 1.5 संवाद, ट्रैक 2 हमने सुना है, ट्रैक 1.5 क्या है, ये टर्मिनोलॉजी आ सकते हैं। ट्रैक 1.5 मतलब क्या, कि ऐसा संवाद का तरीका विदेश नीति के संदर्भ में, विदेश नीति को साधने के संदर्भ में, विदेश नीति निर्माण के संदर्भ में और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने या आगे बढ़ाने के संदर्भ में कौन, सबसे पहले कूटनीतिक, मतलब डिप्लोमेट्स जिसको बोला जाता है, वो तो है सरकारी प्रतिनिधि के रूप में जो होंगे। उसके साथ साथ गैर सरकारी विशेषज्ञ भी, मतलब जो इंडस्ट्री से हो सकते हैं, जो इंडस्ट्री से हो सकते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट से संबंधित उनका एक्सपर्टीज हो, रिसर्चर हो सकते हैं। तो इन सब की गैर सरकारी विशेषज्ञ कम औपचारिक तरीकों से संवाद में शामिल होते हैं, जिससे क्या होगा, पूरा का पूरा जो है ना इकोसिस्टम डेवलप करने में सामने वाले जो देश है, जो 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 साझेदार राष्ट्र है, उसके उस जो समूह से बातचीत करके और उस इकोसिस्टम को बढ़ावा देने में। अगर बात यहाँ पे रक्षा और सुरक्षा मामलों की जा रही है, तो इसके विशेषज्ञों का, जर्मनी के विशेषज्ञों के साथ इंटरेक्शन इसमें संभव हो पाएगा 1.5 कूटनीति के संदर्भ में। इसी तरह से आप दूसरे क्षेत्रों में भी देख सकते हैं, ऊर्जा क्षेत्र में देख सकते हैं, ग्रीन एनर्जी जैसे, व्यापार और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देख सकते हैं उसी तरह से। ठीक है, चलिए, व्यापार और अर्थव्यवस्था, आपूर्ति श्रृंखला की लोचशीलता सुनिश्चित करना। आपूर्ति श्रृंखला की लोचशीलता का मतलब क्या हुआ, कि अगर कोई सामान है, कोई प्रोडक्ट है, भारत से
पश्चिम एशिया होते हुए यूरोप तक अगर जाना है, तो अगर ये पूरा का पूरा सप्लाई चेन बना, मतलब यहाँ पे उत्पादन हुआ और यहाँ पे ये बिक रही है सामान, मतलब डेस्टिनेशन गंतव्य ये है। तो ये पूरा का पूरा सप्लाई चेन में जहाँ लॉजिस्टिकल अवसंरचना मायने रखती है, वहीं जो डिफरेंट जो नीतिगत जो संरचना है, मतलब डिफरेंट चेक पॉइंट्स है, ये चीजें सब कुछ इसमें शामिल होगा। तो ये आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित करेगा। अगर यहाँ पे कहीं कोई डिस्टरबेंस वाले इलाके हैं, तो यहाँ पे ये सप्लाई चेन बाधित हो जाती है। हमने ये हमेशा सुना है, जैसे गल्फ वॉर की स्थिति में या गल्फ में डिस्टरबेंस की स्थिति में, जो गल्फ से किया जाने वाला व्यापार, मतलब पश्चिम एशिया रेड सी के जरिए, सुएज कैनाल के जरिए वो प्रभावित होता है। हमने अभी भी सुना है कि रेबल समूह के द्वारा जो है ना, बहुत बार ब्लॉकेड की स्थिति होती है, यही रेड सी और सुएज कैनाल जैसी स्थित जगहों पे, मतलब ये, और जो पर्शियन गल्फ के समय में। तो ये सारी चीजें क्या करती है, ये सारी चीजें क्या करती हैं कि अर्थव्यवस्था में जो आपूर्ति श्रृंखला को खराब करती हैं, ब्रेक करती हैं, जिस कारण से उस माल के आवाजाही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अवरोध उत्पन्न होता है। रूस और यूक्रेन का वॉर सबसे बड़ा उदाहरण है। तो मतलब आपूर्ति श्रृंखला बाधित होती है, तो इसलिए क्या है कि आपूर्ति श्रृंखला की लोकशीलता सुनिश्चित करने के लिए सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज आदि पर केंद्रीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। तो यही है कि सेमीकंडक्टर इसमें महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है, और भारत को क्या चाहिए, अपने यहाँ इस इंडस्ट्री का विकास करने के लिए सेमीकंडक्टर काफी महत्वपूर्ण है, मतलब उसकी आपूर्ति जो है सुनिश्चित रखना है, और ऐसे साझेदार की खोज में भारत जो उसकी लगातार उपलब्धता जो है ना बना के रख सके। तो यही बात है। वीजा और आवागमन, मतलब आने जाने में इंटरेक्शन तब होगा जब वीजा और आवागमन की सुविधा जो है ना सुलभ होगी, आसान होगी, सरल होगी, दोनों जगहों के लोगों के लिए, एक दूसरे राष्ट्र में। अन्य क्या है, एक नई द्विपक्षीय हिंद प्रशांत परामर्श तंत्र की घोषणा की गई है। शिक्षा और कौशल विकास ये काफी इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने बताया कि एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, स्किलिंग में जो है ना जर्मनी जो है विश्व के टॉप के कंट्री में से है। तो अगर देश को, अगर इसमें विकास करना है जो देश के लिए इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, तो जर्मनी जैसे सहयोगी के लिए उच्चतर शिक्षा भारत जर्मन व्यापक रोड मैप को अपनाया जाना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगा। और वैसे ही हिंद प्रशांत महासागर, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की उपस्थिति जो है ना अपने आप में एक भू राजनीतिक क्या है, प्राथमिकता है। क्यों? क्योंकि चीन की उपस्थिति काफी इंपॉर्टेंट हो गई है पिछले कुछ दशकों से, पिछले कुछ वर्षों से काफी आक्रामक रवैया चीन की है, और हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है भारत का की उपस्थिति वहां महत्वपूर्ण है। तो इसी दृष्टिकोण से भी जो है ना एक साझेदार जो है, मजबूत साझेदार की आवश्यकता है। अब चलिए अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को देख लेते हैं। तो अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं में हम लोग अलग अलग करके देखेंगे। आर्थिक संबंध, पर्यावरणीय संबंध। क्या है आर्थिक संबंध? व्यापार के संदर्भ में कितना व्यापार होता है 2024 में? 250 अरब अमेरिकी डॉलर से अत्यधिक हो गया, तो काफी महत्वपूर्ण बात है ये, मतलब अच्छे संबंध है। यूरोपीय संघ के साथ भारत के व्यापार में जर्मनी का हिस्सा 25% से अधिक है, मतलब यूरोपियन यूनियन से हम जितना करते हैं उसमें 25% जर्मनी ही है, ये ध्यान में रखें। एफडीआई की स्थिति क्या है, मतलब जो बाहर से पैसा आ रहा है जर्मनी के द्वारा, मतलब 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार जर्मनी जो है ना भारत का 9वां सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक है। पर्यावरण, हरित एवं सतत विकास साझेदारी, भारत और जर्मनी के बीच पेरिस जलवायु समझौते के अनुरूप जलवायु सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई साझेदारी। तो ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट। भारत की जो जलवायु प्रतिबद्धता है उसमें भी सहयोगी बन रहा है। और उसका प्रौद्योगिकी और नवाचार, उदाहरण के लिए क्या, भारत जर्मन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र, ये सब जो इनिशिएटिव है हम लोग मेंस परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाती है। मेंस परीक्षा के दृष्टिकोण से हर जगह हम लोग, मतलब विभिन्न जगहों पे इसका, इन सब चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस तरह से हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। पहला, भारत जर्मनी रक्षा सहयोग के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है, दोनों देशों ने रक्षा औद्योगिक सहयोग रोडमैप के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, एकदम सही बात है। इसमें सह विकास, सह उत्पादन पर बल दिया गया है, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी इसमें ऐड किया जा सकता है। उसके बाद यह समझौता केवल भूमि आधारित हथियार प्रणालियों तक सीमित है, नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा गया है। तो क्या होगा, 1 और 2 आंसर, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन से भारतीय सैन्य अभ्यासों में जर्मनी भागीदारी की इच्छा व्यक्त की है? अब देखो,
मिलान, आयोनेस, तरंग शक्ति, मलाबार। तो हम लोग देख सकते हैं 1, 2 और 3। मलाबार की बात अभी नहीं की गई। मलाबार किसके साथ है, आप होमवर्क के रूप में इसे खोज सकते हैं, क्योंकि मलाबार काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी पुराना भी है और काफ़ी बार चर्चा भी की जा चुकी है, तो इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ इसके डिटेल को। भारत जर्मनी व्यापार संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है व्यापार संबंध? अभी देखा हमने 2024 में द्विपक्षीय व्यापार 50 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक था। ईयू के साथ भारत के व्यापार में जर्मनी का हिस्सा 25% से अधिक है। और क्या जर्मनी भारत का सबसे बड़ा एफडीआई निवेशक, सबसे बड़ा नहीं, 9वां है। क्या है? 9वां, ठीक है, 9th। तो क्या होगा, 1 और 2 आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट, भारत और इसके चोक पॉइंट्स के लिए आईएमईसी की अहमियत। तो सबसे पहले आईएमईसी का देख लेंगे। यहां पे क्या है आईएमईसी? भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका फुल फॉर्म है। मतलब क्या? भारत पश्चिम एशिया, यूएई सऊदी अरब जैसे राष्ट्र को जोड़ते हुए और यूरोप तक जाने की बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये अपने आप में अवसंरचनागत रूप से भारत की कनेक्टिविटी को शेष विश्व से में तो सुधार करेगा ही करेगा, साथ साथ क्या है, भारत के रणनीतिक हित के लिए, आर्थिक हित के लिए दूरगामी रूप से जो है ना लाभकारी होगा। और क्या उसके साथ साथ क्या है, जो अभी जो भू राजनीतिक उठापटक चल रही है और अमेरिका के द्वारा टैरिफ वॉर की स्थिति है और टैरिफ के द्वारा जो दबाव बनाने की स्थिति है, जिससे कि भारत को एक खतरा है, संभावित खतरा क्या, निकटतम खतरा दिख रहा है कि टैरिफ लगाने की स्थिति में भारत को अमेरिकी व्यापार से मुंह मोड़ने की स्थिति हो सकती है, क्योंकि टैरिफ इतना अधिक होगा कि भारतीय निर्यातकों के लिए काफी हानिकारक होगी वो अमेरिकी व्यापार। तो उसके लिए भारत के पास एक महत्वपूर्ण उपाय ये बचता है कि भारत अपने निर्यात के लिए डाइवर्सिफाई करे और नए बाजारों की खोज करे। तो उसके लिए आवश्यकता है कनेक्टिविटी, और कनेक्टिविटी के दृष्टिकोण से ये जो परियोजना है भारत मध्य पूर्व और यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये काफी जो है ना उल्लेखनीय सिद्ध हो सकती है। तो इसी के बारे में हम लोग समझेंगे, जिसमें कि बात हम लोग 2023 में भी इस पे बात महत्वपूर्ण रूप से किया गया था और ये अभी चालू है, अभी इस पे काम चल रहा है इस पे। तो यही ये चर्चा का विषय है। तो इसीलिए इसको बोला था, केवल व्यापार मार्ग नहीं होगा बल्कि रणनीतिक अनिवार्यता है, क्योंकि आपको डाइवर्सिफाई करना है तो नए नए मार्केट से कनेक्ट करना होगा, डिप्लोमेटिक तरीके से, राजनयिक तरीके से, फिजिकली आपको, ठीक है। तो हम लोग ये देख सकते हैं, सबसे पहले इस मैप को ही देख लेंगे। मुंबई पोर्ट है यहाँ, या ये कौन सा पोर्ट है यहाँ पे, मुंद्रा पोर्ट है यहाँ पे गुजरात में। तो यहां से हम लोग सीधे यहाँ पे यूएई और सऊदी अरब से होते हुए और ये भूमिगत मार्ग से यहाँ पे, महाद्वीपीय मार्ग से यहाँ पे सीधे यहाँ पे इजराइल होते हुए, इजराइल का हैफा पोर्ट दिख रहा है आपको, होते हुए सीधे ये इटली और ऐसे जो यूरोप को यहाँ पे कनेक्ट करेगा। और ग्रीस की बात, इटली ठीक, और ग्रीस को, है ना यहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा ये तीनों कॉन्टिनेंट को जोड़ने की बात है। तो आप ये भी समझ सकते तीनों कॉन्टिनेंट को, तो इसलिए काफी व्यापक जो इसके परिणाम प्रभाव हो सकते हैं आर्थिक रूप से, रणनीतिक दृष्टिकोण से। तो इसलिए क्या है, एक बहुआयामी कनेक्टिविटी परियोजना है। क्या है ये? बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल। और ये क्या है, कब चर्चा की गई थी? नई दिल्ली में जो 2023 में G20 हुआ था, उसके दौरान समझौता ज्ञापन भी किया गया था, एमओयू साइन किया गया था, उससे औपचारिक रूप दिया गया था जिसमें, और इसमें शामिल कौन कौन थे? भारत, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका ने हस्ताक्षर किए थे। उद्देश्य क्या है? भारत, अरेबियन प्रायद्वीप, भूमध्य सागरीय क्षेत्र और यूरोप के बीच व्यापार में वृद्धि करना है। इसके लिए पत्तन पोर्ट बनाए जाएंगे, रेलवे का विकास किया जाएगा, सड़कों का विकास किया जाएगा, समुद्री लाइनों और पाइपलाइन का। इसलिए ये मल्टी मॉडल होगा, ये बहुउद्देशीय मल्टी मॉडल होगा। तो ये वर्ड का भी हम लोग समझ लेंगे कि सड़क भी बनाएंगे, रेलवे मार्ग भी विकसित किए जाएंगे, पोर्ट्स भी विकसित किए जाएंगे।
हमने बोला था चोक पॉइंट्स, एक शब्द इसके शीर्षक में ही था। चोक पॉइंट का मतलब क्या होता है? ऐसे बिंदु या ऐसे स्ट्रेट जल संधि जिसके बंद करने से क्या होगा, जिसके बंद करने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार रुक सकता है। ये देखो, हमने ये इसकी बात अभी की थी, जो विद्रोहियों के द्वारा ब्लॉकेट करने की बात है। ये ऐसे पॉइंट है, अगर इसको ब्लॉक कर दिया जाए थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटे के लिए भी, बहुत ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है लॉस हो सकता है व्यापार को। क्यों? क्योंकि महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है और इसको बंद कर दिया जाए तो आने जाने वाली जो है ना सामान, जो है ना वस्तु, जो है आना उनका मुश्किल हो जाएगा। उसी तरह से सुएज कैनाल भी है, उसी तरह से जिब्राल्टर भी है, और उसी तरह से इधर पनामा कनाल भी है, और इसी तरह से यहाँ पे अगर साउथ ईस्ट एशिया में आना है तो यहाँ पे क्या है, द स्ट्रेट ऑफ मलक्का जल संधि भी है। तो ये 5-6 जो महत्वपूर्ण जो है ना, जो संकीर्ण अंतर्राष्ट्रीय मार्ग है, मतलब सागरीय मार्ग जो है, जिन्हें बंद करने से पूरा का पूरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे जो है ना दूरगामी प्रभाव पड़ता है, उसे ही चोक पॉइंट बोलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दृष्टिकोण से ये वर्ड काफी पॉपुलर हो चुका है, और अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जहां पे इस प्रकार के ब्लॉकेड विभिन्न संदर्भों में देखी गई हैं। चलिए अब देखते हैं कि आईएमसी का महत्व समझ लेते हैं हम लोग। महत्व हम लोग समझ सकते हैं। व्यापार और मार्ग का विविधीकरण सबसे पहला यही हुआ। सुएज नहर पर निर्भरता कम करके भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी में विविधता लाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सुएज नहर को बाईपास कर रहे हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि हम लोग फिजिकल मार्ग से हम लोग जा रहे हैं, भूमि जो मार्ग है, क्योंकि हम लोग अरेबियन प्रायद्वीप को जोड़ रहे हैं, और अरेबियन प्रायद्वीप से हम लोग यूरोप में इंटर कर रहे हैं। तो ये चीज भूमध्य सागर में इंटर कर रहे हैं, और भूमध्य सागर से फिर जो है उसके बाद यूरोप में जा रहे हैं। तो उसके लिए क्या है, 2023-24 में लाल सागर संकट, हम लोग वही चोक पॉइंट की बात की जाए तो हर चोक पॉइंट वाला जो मुद्दा है, अगर इसका विकल्प ढूंढना है तो इसका विकल्प यही है कि उसके विकल्प में कोई दूसरा मार्ग तैयार किया जाए। तो वही उस रूप में हम लोग देख सकते हैं। तो वही जो मैंने बताया विद्रोहियों के द्वारा, यहाँ पे उसी की चर्चा है कि 2023-24 में ये इंसिडेंट हुआ था, जब हुती विद्रोही जो यमन में है, हुती विद्रोहियों के द्वारा ब्लॉकेट की बात की गई थी, और उसमें जो है ना आने जाने वालों के लिए समस्या हुई थी। कम लॉजिस्टिक लागत और समय। तो जाहिर सी बात है, जब हम लोग इस तरफ से जाएंगे, यहां से नहीं होते हुए ये जो रेड सी है, और यहां से ही अगर हम लोग क्रॉस करेंगे तो ये मार्ग जो है ना सीधा हो जाएगा, और सीधा होने के कारण क्या, समय बचेगा और संसाधन बचेगा, मतलब ईंधन बचेगा, फ्यूल बचेगा। तो यही है कि आईएमसी की पारगमन समय में 40% तक, है ना, समय 40% और लॉजिस्टिक लागत में 30% की कमी आने की उम्मीद है। इससे निर्यातकों को देरी से बचने में मदद मिलेगी। दूसरा फायदा, पतन अनुकूलन। जो पोर्ट्स हैं वो क्या है कि ये भारत के पश्चिमी तट के पतन, जैसे मुंबई और मुंद्रा पोर्ट को भूमध्य सागरीय और खाड़ी लॉजिस्टिक तंत्र के साथ गहराई से जोड़कर उनकी कार्य क्षमता बढ़ाने की प्रतिबद्धता प्रकट कर सकता है। जो महत्वपूर्ण, जो खाड़ी मार्ग में अवस्थित जो पत्तन है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है, उसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी डायरेक्ट भारत के महत्वपूर्ण पश्चिमी राज्यों में जो अवस्थित जो महत्वपूर्ण मुंबई और मुद्रा पोर्ट है उससे। वैश्विक मूल्य श्रृंखला, वही वैश्विक मूल्य श्रृंखला में जुड़ जाएंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्ग से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे हम लोग। तो वैश्विक कम मूल्य श्रृंखला में सुधार, यूरोप के साथ बेहतर संपर्क भारत को कम मूल्य वाली असेंबली और उच्च मूल्य वाले विनिर्माण एवं सेवाओं की ओर बढ़ने में सक्षम बनाएगा। वही है कि जब आप नए बाजार से जुड़ जाओगे तो आपको उसके फायदे भी होंगे। मैंने जैसा बताया था पहले कि दूरगामी फायदा क्या, सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं होगी, आने जाने से वहां जो उपलब्ध सेवाएं हैं, जो वस्तु हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है या विधियां हैं, वो भी आप के यहाँ आना आसान होगा। तो इसी की बात की जा रही है कि बेहतर संपर्क जो है भारत को कम मूल्य वाली असेंबली, जिससे मैन्युफैक्चरिंग में यूज होगा, से उच्च मूल्य वाले विनिर्माण कर सकेंगे एवं सेवाओं की ओर बढ़ने में सक्षम बनाएगा। अब चुनौतियां क्या है, जाहिर सी बात है भू राजनीतिक तनाव। क्यों? क्योंकि इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल होते हुए हैफा पोर्ट हमने देखा, अगर वहां पे कुछ इस प्रकार की भू राजनीतिक गड़बड़ी हुई तो इसमें, इसके निर्माण में सबसे पहले, उसके परिचालन में जो है ना कहीं बाधा होगी। तो वही हमास इजराइल युद्ध का यहाँ पे रेफरेंस दिया जा रहा है। पतन क्षमता में विषमता, मतलब सबकी कैपेसिटी, क्षमताएं अलग अलग हैं। इजराइल में जो ये है हाइफा जो पोर्ट है, उसकी पतन क्षमता जो है 30 मिलियन टन है। आज वहीं जैबल अली जो है यूएई का भी काफी महत्वपूर्ण
पोर्ट बन गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, 90 मिलियन टन कार्गो संभाल सकता है, तो इसमें काफी मिसमैच है। तो इसमें भी समस्या हो सकती है, मतलब एक निरंतरता जो है ना फ्लो में जो है ना नहीं बनेगा, क्योंकि सब अलग अलग है। वित्त पोषण अंतराल तो बेसिकली क्या है, सबसे पहले तो ये एक स्वप्न के रूप में हो जाएगा। सबसे पहले तो इसे बनाना होगा ना, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि इसमें बड़े पैमाने में पोर्ट बनाने होंगे, सड़क मार्ग बनाने होंगे, और वो भी मल्टी लेवल हाईवेज, मल्टी लेन हाईवेज और रेलवे मार्ग बनाने होंगे, तो इसमें लगेगा फंड, बड़ी फंड की आवश्यकता होगी। तो इसकी फंडिंग की आवश्यकता है और उसे ढूंढने, उसके सोर्स को ढूंढने की आवश्यकता है, जिससे कि निरंतर रूप से काम हो और एक निश्चित समय सीमा में जो है ना खत्म हो, जिससे उसका लाभ लिया जा सके। तो वही कई देशों में फैला हुआ है, जिसकी राजकोषीय स्थिति एक जैसी नहीं है, जिनके पास पैसे एक जैसे नहीं है। तो इस स्थिति में क्या है कि इस स्थिति में जो है ऋण जो लिया जाएगा वित्त पोषण के लिए, उसमें जो है ना समस्या है, मतलब उसकी फंडिंग जो है ना निरंतर हो सबके द्वारा हर फेज में, तो ये समस्या है। मुद्दा यही है कि आईएमसी की सफलता के लिए एक परिष्कृत वित्त पोषण की आवश्यकता है। सिंपल सी बात है कि एक इंपॉर्टेंट वित्त पोषण संरचना हो जो कि लगातार उसे फंड करे, हर लेवल पे फंड करे, और उससे के सार्वजनिक निवेश इसमें महत्वपूर्ण होगा, मतलब सरकारें जो सरकारें इन्वॉल्व हैं। उसके बाद के संप्रभु संपदा पूंजी, मतलब सोवरेन वेल्थ कैपिटल एक लगाया जाए और बहुपक्षीय गारंटी की बात की जाए, तभी उसको बाहर से भी फंडिंग मिलेगा, प्राइवेट फंडिंग वगैरह भी इसी की बात की जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें चुनौती। चलिए, अब प्रीलिम्स में भी ऐसे टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले तो ये कुछ घटनाक्रम के बारे में पूछा जा सकता है कि यह एक बहुआयामी कनेक्टिविटी परियोजना हो गया। 2023 के G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में औपचारिक रूप दिया गया, सही है। ये केवल समुद्री व्यापार मार्ग तक सीमित है, यही बताया, मल्टी मॉडल है। तो ये सब चीजें जो है ना आसानी से ह्यूमन एरर के संदर्भ में भी गलत हो जाती है अगर ध्यान नहीं रहा तो। एक और दो, और लिखते समय भी हम लोग एक हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक। आईएमसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले देशों संस्थाओं में शामिल हैं भारत, यूरोपीय संघ, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हम लोग देख लेंगे 1, 2, 3 और 5, ठीक है, रूस नहीं है। चलिए, नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल क्या है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल भारत में मत्स्य उत्पादन या मछली उत्पादन से संबंधित, जो अभी जो है भारत के मत्स्य उत्पादन में अभी काफी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जिससे कि 2013-14 और वहां से 2024-25 इन 10-11 वर्षों में क्या हो गया, दोगुना हो गया है भारत का मत्स्य उत्पादन। और क्यों इंपॉर्टेंट है भारत का मत्स्य उत्पादन? क्यों? क्योंकि खाद्य सुरक्षा, एक बड़ी जनसंख्या जो है उसके खाने में मछली जो है इंपॉर्टेंट सोर्स है। दूसरा, पोषण युक्त आहार है। तो बड़ी जनसंख्या के खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से और उसके साथ साथ पोषण युक्त आहार की पूर्ति के दृष्टिकोण से मत्स्य उत्पादन का बढ़ना देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ आर्थिक और विकास और रोजगार की दृष्टि से भी हम लोग इसे महत्वपूर्ण मान सकते हैं कि कृषि और कृषि संबंध क्षेत्रों में, मतलब महत्वपूर्ण जो प्राथमिक गतिविधियां, ये प्राथमिक गतिविधियों में आते हैं ना, हम लोग ने पढ़ा है प्राथमिक गतिविधियों में कृषि, मत्स्य, तो उसमें कृषि के पैरेलल ये बड़ा सेक्टर है। कृषि के साथ साथ मत्स्य भारत का बड़ा और महत्वपूर्ण सेक्टर है, जीडीपी में योगदान के दृष्टिकोण से, निर्यात के दृष्टिकोण से, रोजगार में वृद्धि के दृष्टिकोण से, और आगे असीम संभावनाएं। क्यों असीम संभावनाएं हैं? क्योंकि मत्स्य दोनों तरफ से होती है। मछली उत्पादन जो है देश में हमारे यहाँ खारे पानी का भी और क्या है, और क्या, स्वच्छ जल का, मतलब मीठे जल का भी, मतलब नदिये, मत्स्य और इनलैंड फिशरीज जिसको बोला जाता है, और क्या, कोस्टल। क्योंकि हमारी तटीय सीमा जो है ना इतनी लंबी चौड़ी है, 7,000 से ऊपर किलोमीटर की हमारी तटीय सीमा है, तो इसलिए मत्स्य सेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है। तो यही और कुछ आंकड़े को हम लोग देख सकते हैं कि दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक मत्स्य उत्पादक है विश्व का, इसी कारण से। और क्या, वैश्विक मत्स्य उत्पादन का 8% का योगदान देता है, और इसमें लगभग 3 करोड़ मछुआरों और परिवारों
जो है ना इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए मत्स्य किसान आजीविका प्राप्त करते हैं। तो इन सारे दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण है भारत के लिए। तो इसलिए भारत सरकार जो है ना इस पे प्रतिबद्ध भी है, इसके लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। इसी के बारे में हम लोग बस करेंगे, समझेंगे। तो ये सब डेटा हम लोग मेंस आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं, मेंस आंसर राइटिंग में। ठीक है, चलिए। भारतीय मत्स्य उत्पादन के संदर्भ में और जो महत्वपूर्ण अभी जो डेटा आया अभी जो उसके बारे में बात कर लेते हैं। वही डेटा क्या है कि डबल हो गया। तो डबल क्या, 2013-14 में 95 दशमलव कितना था, 79 लाख और टन, और जो अभी 2024-25 में कितना हो गया, 197.75 लाख टन। तो ये एक डेटा याद रह जाए बहुत है। ठीक है, आप इतना याद रखो, डबल हो गया। तो मैंने पहले भी बताया है कि ऐसे प्रश्न पूछती है यूपीएससी, डेटा ना पूछे जरूरी नहीं है, प्रीलिम्स में ऐसे पूछ सकती है कि भारत का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है पिछले 10 वर्षों में, या भारत का उत्पादन बढ़ा है। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत। तो आपको अगर डेटा ध्यान में है हाल फिलहाल का तो ये सही होगा। उसके बाद क्या, इसने कृषि सकल मूल्य वर्धित में 7.43% का योगदान दिया है। मतलब योगदान जो है, मतलब क्षेत्रक का, उस क्षेत्र का जो योगदान है पूरे के पूरे अपने जो अर्थव्यवस्था में, उसी की बात की जा रही है, जीबीए के बारे में। योगदान दिया जो कृषि और संबद्ध क्षेत्रकों में सर्वाधिक है। मैंने बताया प्राथमिक महत्वपूर्ण प्राथमिक क्षेत्रक है, और प्राथमिक क्षेत्रक में सबसे पहले एक जगह क्या रखा जाता है, कृषि और मत्स्यन, और दूसरा क्या रखा जाता है, खनिज क्षेत्र, खनन क्षेत्र। तो इसमें इसी की बात की जा रही है। औसत जलीय कृषि एक्वाकल्चर उत्पादकता बढ़कर कितनी होगी, 4.77 टन प्रति हेक्टेयर। और ये हमने सुना है भारत का जो सी फूड इंडस्ट्री है और सी फूड प्रोडक्ट है वो काफी डिमांड है जो विदेशों में, मतलब खास करके यूरोपियन मार्केट में, अमेरिकन मार्केट में, तो काफी महत्वपूर्ण निर्यातक रहा है भारत। तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत ने वर्ष 2023-24 के दौरान 16.98 लाख टन सी फूड का निर्यात किया था। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये सब। प्रमुख पहले दो, सबसे पहला यही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, पूरे का पूरे ब्लू इकोनॉमी का लाभ लेने के लिए मत्स्य क्षेत्र को सेंटर में रखा गया है। और इसमें नीली क्रांति है ना, नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्लू इकोनॉमी मैंने बोला, मतलब ब्लू इकोनॉमी मतलब क्या, सागरीय इकोनॉमी का, सागर का लाभ, सागरीय संसाधनों का लाभ एक, और दूसरा क्या, नीली क्रांति। नीली क्रांति मतलब क्या, मत्स्य उत्पादन को में वृद्धि करना, उससे संबंधित दोनों पॉलिसी के संदर्भ में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है, लाभकारी होगा, सहायक होगा। और ये इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, अवसंरचना की कमियां जो हैं उनको दूर किया जाता है। और इसके तहत क्या किया जाता है, जाल मतलब केज, मतलब मछली मारने वाले जाल, बायोफ्लॉक इकाइयां जिसमें जो है मछलियों को रखा जाता है, रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। आपने देखा होगा बहुत सारे टब, या आप समझ सकते हैं कि अलग अलग जो है ना स्पेस बना के रखा जाता है और उसका यूज किया जाता है। ब्रूड बैंकों की मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना, इसी के अंतर्गत एक उप योजना है किसानों पे आधारित, जिससे कि उनका कैपेसिटी बिल्डिंग किया जा सके। और ये 2024 में 4 वर्षों के लिए शुरू किया गया था। और ये केंद्रीय क्षेत्र की उप योजना, ये ध्यान में रखेंगे। और ये वित्तीय और तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से, वित्तीय और तकनीकी, किसानों की क्षमता कैसे बढ़ेगी, वित्तीय स्तर पर फंडिंग दिया जाए उसे कुछ करने के लिए, और टेक्नोलॉजी दिया जाए उसे, उसके काम में जो है ना विकास करने के लिए, तो इफिशिएंट बनाए जाने के लिए हस्तक्षेप के माध्यम से इस क्षेत्र की आंतरिक कमजोरी को दूर करने पर केंद्रित है। और महत्वपूर्ण पहल क्या है कि मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष भी बनाया गया है, कि सिर्फ मत्स्य पालन ही नहीं, मत्स्य पालन के साथ साथ जो ये कोस्टल इलाकों में जो जलीय कृषि की संभावनाएं हैं और जो महत्वपूर्ण प्रोडक्ट हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण अवसंरचना है उनके विकास के लिए एक फंड की बात की गई है। तो FIDF ये ध्यान में रखेंगे। 2018-19 में समुद्री व अंतर्देशीय दोनों क्षेत्रों में, ये भी ध्यान में रखेंगे, समुद्री व अंतर्देशीय दोनों मछलियां यहाँ पे उत्पादन में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। तो दोनों में जो है ना इन क्षेत्रों में मत्स्य की बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए की गई थी। FIDF किसमें काम करता है, समुद्री और अंतर्देशीय दोनों क्षेत्रों में। एकीकृत एक्वा पार्क, इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क, जहां पे ऐसा हब होगा जहां पे डेवलपमेंट के का काम चलेगा मत्स्य से संबंधित। और
जो एक्वाकल्चर से संबंधित अन्य जो प्रोडक्ट हैं, तो उसके लिए इतने 682.60 करोड़ रुपए की स्वीकृत लागत के साथ 11 एकीकृत एक्वा पार्क को विकास की मंजूरी दी गई है। उपग्रह तकनीक का एकीकरण, इसमें पोत संचार और सहायता, सैटेलाइट से क्या लिया जा सकता है कि सागरों में कम्युनिकेशन का कैसा मतलब आने जाने में जैसे सुविधा हो मछुआरों को, तूफान का पता लग सके, कोई बाधा है, अन्य बाधा या समस्या हो, या फिर नेविगेट करने में जो उन्हें गाइडेंस की जरूरत हो, तो ये सैटेलाइट कर सकता है। तो उसी की बात है, पोत संचार और सहायता प्रणाली तथा ओशन सेट का उपयोग शामिल है, जिसमें कि ओशन की वास्तविक स्थिति का मतलब कि सागर में क्या स्थिति है, मौसम कैसे बदल रहा है, क्योंकि मछुआरों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उन्हें अपने जो पारंपरिक ज्ञान है उन पे निर्भर रहना पड़ता था परंपरागत रूप से, कि मौसम देखकर पता लगाना कि अभी वर्षा होगी, तूफान आएगा, चक्रवात आएगा। लेकिन अब हमारे यहाँ ऐसी टेक्नोलॉजी है जैसे कि इन सबको का प्रिडिक्शन संभव है, और अर्ली वार्निंग के साथ साथ जो है आपदा प्रबंधन के लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया ही है हमने खास करके, और साथ साथ जो है इस प्रकार के जो उद्योग में लगे हुए जो मछुआरे हैं या लोग हैं, कम्युनिटी है, उन्हें भी लाभ पहुंचा सकते हैं। भावी विकास के समक्ष चुनौतियां क्या हैं? अच्छी-अच्छी बातें तो हो गई, लेकिन चुनौतियां क्या हैं? चुनौतियां पर्यावरणीय हैं। वही पर्यावरणीय क्यों है भाई? कि अत्यधिक मत्स्यन जरूरत से ज्यादा, हम्म, बहुत सारी मछली प्रजातियां आज इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो चुकी हैं क्योंकि अत्यधिक मत्स्यन है। वही मैंने बताया कि खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से और पोषण सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो जाहिर सी बात है कि बड़ी जनसंख्या जो है उसके खाने में महत्वपूर्ण आहार है मत्स्य, फिर मछली, जिससे मांग भी बढ़ा, जनसंख्या जैसे बढ़ रही है मांग भी बढ़ रही है, तो जिस कारण से जो है ना ओवर फिशिंग हो रही है, तो जिस कारण से वो प्रजाति ही खत्म होने की स्थिति में पहुंच गई है। प्राकृतिक पर्यावरण का विनाश और जलवायु परिवर्तन, जाहिर सी बात है सागरीय जल के तापमान में परिवर्तन हो रहा है, सागरीय जल का प्रदूषण हो रहा है, प्लास्टिक कचरे में वृद्धि हो रही है, इन सब में से क्या होगा, जो सागरीय पर्यावरण है उसका विनाश और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के रूप में हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग समझ ही सकते हैं, जिससे सागरीय जल में तापमान की बात मैंने कही। आर्थिक क्या है, बाजार में उतार चढ़ाव, अवैध, असूचित और अविनियमित IUU मत्स्यन तथा बाजारों में तक सीमित पहुंच, यही बात है। अभी 500% टैरिफ की बात की गई अमेरिका में, और भारत जो है निर्यात जो कर रहा है अमेरिका को, हमने देखा है, पहले भी देखा है कि वहां उसमें महत्वपूर्ण जो सेक्टर प्रभावित होंगे उसमें से फिशिंग से जो हमारा जो एक्वाकल्चर से निकलने वाला जो सी फूड आइटम है वो प्रभावित होगा। और अगर 500% का टैरिफ लग जाता है या 50% टैरिफ ही लगा है अभी, तो ये क्षेत्र प्रभावित हुआ ना निर्यात में। तो ये इस तरह की चीजें जो है ना भू राजनीतिक गतिविधियां वो प्रभावित कर सकती हैं। सामाजिक मुद्दे क्या है, खाद्य सुरक्षा, लैंगिक असमानता और सामुदायिक विस्थापन, ये समस्या, क्योंकि क्या है, कृषक जो है, जो करने वाला व्यक्ति है, वो उसकी क्षमता में विकास नहीं हो रहा है, उसकी आय में विकास नहीं हो रहा है। तो आप सामान्य कृषक से तुलना करके आप इसे देख सकते हैं कि किसान जो है उत्पादन तो अधिक कर रहा है, लेकिन उसकी आय में जो महीने की आय है और जो प्रतिवर्ष जो आय है उसमें वृद्धि नहीं हो रही है, वो सबसे बड़ा, तो यहाँ भी चैलेंज है वो। तकनीकी आवश्यकता क्या है कि जो छोटे मछुआरे हैं उनको उत्पादकता मतलब उनकी प्रोडक्टिविटी, जिससे उनका लाभ बढ़ सके, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके, उसके लिए क्या जीपीएस या टेक्नोलॉजी का प्रयोग, जीपीएस जिससे उनको आने जाने नेविगेट करने में, नौवहन करने में, और सोनार और मोबाइल ऐप जैसी तकनीकी को अधिक एकीकृत मतलब मॉडर्न जो है उनका शिप होना चाहिए, मतलब मॉडर्न इक्विपमेंट से लैस होना चाहिए, जिससे क्या उनकी इफिशियंसी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और किसी भी प्रकार की जो प्राकृतिक आपदा है उससे भी बच पाएंगे वो। तो यही कुल मिलाकर प्रयास है। चलिए, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है ये जीएस प्रीलिम्स से संबंधित, क्योंकि एक तो संसाधन हो गया, दूसरा क्या पेपर 1 भी आप समझ सकते हो इसे, जीएस पेपर 1 भी आप जोड़ सकते हो भूगोल में, और दूसरा GS3 तो है ही, ठीक है ना, GS3 तो है ही। चलिए, भारत के मत्स्य उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। नया जो डेटा आया प्रकाशित हुआ, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक है, ये डेटा तो काफी दिनों से है, चलिए ठीक है, पॉपुलर है। भारत वैश्विक मत्स्य उत्पादन में लगभग 8% योगदान देता है, ये याद कर सकते हैं, भूल सकते हैं हम लोग, तो ध्यान में रखेंगे। मत्स्य क्षेत्र में लगभग 3 करोड़ लोगों की आजीविका मिलती है, तो ये डेटा प्रकाशित हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है, पूछ सकती है यूपीएससी।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसी की एक उप योजना है कृषक वाले प्रधानमंत्री कृषक सह योजना। तो यह नीली क्रांति को बढ़ावा देने वाली प्रमुख योजना है, ठीक है। यह मत्स्य अवसंरचना की कमियों को दूर करने पर केंद्रित है, मत्स्य अवसंरचना, ठीक है, ये सही है। और इसके अंतर्गत आरएएस और बायोफ्लॉक इकाइयों को बढ़ावा दिया जाता है। तो तीनों चीजें हैं, ठीक है। डी। मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष FIDF के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1819 में की गई थी। ये केवल समुद्री मत्स्यन के लिए है, केवल यहाँ पे लगा हुआ है। तो केवल वाले स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए, सामान्यतः ही गलत होते हैं। हाँ, तो समुद्री मत्स्यन नहीं, अंतर्देशीय भी है, ठीक। और इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे का विकास करना है। तो सही है ये सही, ये सही, बीच में ही गलत हो गया, ठीक। चलिए, ग्रे जोन वारफेयर, नेक्स्ट जो आर्टिकल है, ग्रे जोन वारफेयर और पारंपरिक युद्ध। क्या है ग्रे जोन वारफेयर युद्ध? हम लोग देख लेते हैं कि क्या शीर्षक है कि ग्रे जोन युद्ध रणनीति के उपयोग में वृद्धि होती जा रही है। ये चिंता का विषय है पूरे विश्व स्तर पे और साथ साथ भारत जैसे राष्ट्र के लिए भी, जो सबसे पहले भी जो अपने पड़ोस संबंध के कारण जो है ना चिंता में रहता है, क्योंकि भू राजनीतिक रूप से और कहीं न कहीं भू राजनीतिक समस्याओं का सामना अपने पड़ोस के कारण करना पड़ता है, चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के कारण। और उसके कारण जो है ना भारत को इस प्रकार के जो नए युद्ध के नए तरीके हैं उसके लिए अपनी क्षमता को बढ़ाना आवश्यक नहीं, अनिवार्य बन गया है। अभी ये चर्चा में क्यों है? अभी चर्चा में ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जो वेनेजुएला के खिलाफ किया गया वो कोई नॉर्मल परंपरागत युद्ध का हिस्सा नहीं था या उसका प्रकार नहीं थे, बल्कि वो एक नए तरीके का एग्रेशन, आक्रामकता थी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दिखी, जिससे कि अपने प्रतिद्वंदी या अन्य कोई एडवर्सरी राष्ट्र को जो है ना वहां पे कम करना, उन्हें हानि पहुंचाना या उन्हें जो है ना कुछ समयों के लिए जो है ना उसके विकास को रोकना, इस प्रकार की मतलब अलाभकारी स्थिति में जो है ना पहुंचा देना, जो कि परंपरागत युद्ध में सबसे पहले जो है ना आमने सामने की लड़ाई में ऐसा किया जाता था। अब जो है इस प्रकार की कार्रवाइयां हम देख सकते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल एक तो हमने देख लिया अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के खिलाफ की गई कार्रवाइयां, ग्रे जोन युद्ध रणनीति, जिसमें कि तख्ता पलट कर दिया जाए। एक ये हो सकता है, बड़े पैमाने पर साइबर अटैक किए जा सकते हैं, करवाए जा सकते हैं और अन्य तरीके से जो है ना उस देश की व्यवस्था को खराब करने में जो है ना काम किए जा सकते हैं, जिससे कि वो देश जो है ना कमजोर हो जाए और आपके हितों का, उस राष्ट्र के हितों की पूर्ति की जा सके। तो ये है ग्रे जोन युद्ध रणनीति, इसके बारे में। तो मतलब स्पष्ट रूप से कोई चीजें आमने सामने नहीं होगी, इसलिए ग्रे वर्ड दिया गया है इसे। तो ये क्या है कि प्रत्यक्ष शांति और युद्ध मतलब क्या होता है? सशस्त्र संघर्ष। और प्रत्यक्ष शांति मतलब क्या? सहयोग की स्थिति है, मतलब कोई समस्या नहीं है हमारे कोई दो राष्ट्र के बीच में। तो दो राष्ट्र के बीच में दो अलग अलग स्थिति की बात कर रही है। तो ये जो ग्रे जोन है इन दोनों के बीच की स्थिति है कहीं ना कहीं, तो इसलिए इसको ग्रे बोला गया। तो मतलब पहला तो ये स्थिति है सहयोग मतलब शांति के समय में, और दूसरा युद्ध हो गया। तो इसके बीच की स्थिति मतलब बेसिकली यही है कि विरोधियों को नुकसान पहुंचाना है, विरोधी राष्ट्र को, एडवर्सरीज को, और उसे कोई खतरा महसूस ही ना हो, मतलब उसको पता ही ना चले कि ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि आमने सामने की लड़ाई में तो पता चलता है ना कि उसकी युद्ध के संदर्भ में जो तैयारियां चल रही होती हैं उससे सूचना प्राप्त किया जा सकता है, या उसके स्टेटमेंट या कुछ भी उसके सैन्य कार्रवाइयां उसको देखकर पता लगाया जाए। यहाँ पता ही नहीं चलता, खतरा महसूस ही नहीं हो और यह एहसास ना हो। इस्तेमाल की जाने वाली रणनीतियां क्या है? वही साइबर ऑपरेशन, छापेमारी और विशेष अभियान, जो यहाँ वेनेजुएला में किया गया, छापेमारी की गई, वहां के राष्ट्रपति को ही अपने फैमिली के साथ उठाकर लेके चला गया। छद्म हिंसा, सलामी स्लाइसिंग, इस पे भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं साइबर ऑपरेशन। साइबर ऑपरेशन जाहिर सी बात है कि आपकी जो अपसंरचना है, आजकल क्या है, अपसंरचना से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रतिष्ठानों में जो कि इंटरनेट से कनेक्ट हैं और उसी के आधार पर काम कर रहे हैं। अगर साइबर हमला होता है तो कहीं ना कहीं दूर से ही बैठा कोई व्यक्ति आपकी इस प्रकार की संरचना, जैसे कि पावर ग्रिड, जैसे कि रेलवे सिस्टम, जैसे कि बैंकिंग सिस्टम, अब कोई हमला नहीं करेगा, बल्कि यहाँ के पावर ग्रिड को अगर कुछ घंटे के लिए अगर बंद कर दिया जाए, किसी भी पावर ग्रिड को, नॉर्थ साउथ वेस्ट ये जो है, तो वहां पे एक तो सबसे बड़ी बात है नुकसान होगा,
बड़े बड़े पैमाने पे। दूसरा क्या होगा, केओस की स्थिति होगी, अफरा-तफरी की स्थिति होगी, क्योंकि आप समझो सब कुछ बिजली से चल रही है। उस स्थिति में उस इलाके में कुछ भी नहीं चलेगा जो कि बिजली से चल रहा है। मतलब आने-जाने के साधन, टेलीफ़ोन लाइन, इंटरनेट सुविधा कुछ भी नहीं होगा, बंद हो जाएगी। तो एक तरह से अफरा-तफरी की स्थिति होगी, दूरसंचार नेटवर्क, बैंकिंग मैंने जैसे बताया। अभी संदर्भ के लिए मैं बता दूँ, जैसे कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ और विश्लेषकों का कहना है कि जो वो 3 से 4 दिन का मामला था, समय था, उसमें हजारों की संख्या में भारत पे इस प्रकार के अटैक हुए, जिससे कि भारत की स्थिति को कमजोर करने का प्रयास था। लेकिन भारत के सिस्टम ने उसको क्या पहचाना और उसको निष्क्रिय किया बहुत हद तक। इसलिए शायद भारत जो है ना इसमें आगे दिखा अपनी स्थिति बनाने में। तो ये चीज़ हम लोग समझ सकते हैं इस तरह से। छापेमारी और विशेष अभियान तो समझ लिया, छद्म हिंसा भी जिस तरह से करवाए जाते हैं, मतलब सरकार प्रेरित दूसरे राष्ट्र में छद्म हिंसा की बात की जाती है। सलामी स्लाइसिंग क्या होता है कि चीन की रणनीति है, मतलब चाइना इसमें आगे है। मतलब क्या, इसमें विरोधी देश के क्षेत्र में टुकड़ों में जीतने के लिए छोटी सैन्य कार्रवाइयाँ की जाती है। हमने देखा है छोटी सैन्य कार्रवाइयाँ, अब लद्दाख में जिस तरह की एग्रेशन किया जा रहा है, अरुणाचल में कभी किया जा रहा है, तो ऐसे एक-एक करके धीरे-धीरे, जिससे कि आपको बड़े खतरे का एहसास ना हो, लेकिन क्या है उसके पास एक प्लानिंग है, 10 साल, 20 साल की प्लानिंग, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इस तरह से। इसीलिए इसको बोला जाता है सलामी स्लाइसिंग। मुख्य विशेषताएं क्या हैं इसकी? युद्ध की सीमा के नीचे के क्रियाकलाप, मतलब इसमें क्या है कि आपके गैर सैन्य उपकरणों का उपयोग किया जाएगा इसमें, और क्या, जिनके खिलाफ सैन्य प्रतिक्रिया को उचित नहीं ठहराया जाता है। एक मतलब आप जो है उसकी पहचान की स्थिति में भी आप सामने वाले राष्ट्र पे जो है ना हमला करने की स्थिति में नहीं, मतलब सैन्य प्रतिक्रिया करने की स्थिति में नहीं है। आपको घाटा भी हो गया, आपकी स्थिति भी कमजोर हो गई, लेकिन आप उसमें प्रतिक्रिया स्वरूप सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि सामने वाले ने सैन्य कार्रवाई नहीं की है। क्रमिक और लंबे समय तक चलने वाला तनाव, मतलब इससे इसके प्रभाव अधिक होंगे। जैसे मैंने बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका जो है ठप किया जा सकता है किसी भी राष्ट्र का साइबर एक्शन के द्वारा। लक्षित कमजोरियों को लाभ उठाना, मतलब लक्षित टारगेटेड तरीके से जो कमजोरी है सिस्टम जो है, सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में, सामाजिक सिस्टम में, इकोनॉमिक सिस्टम में, तकनीकी या सामाजिक सुविधा जो है उनको तैयार की जाता है। उत्तरदायित्व तो जवाबदेही का अभाव है, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता कि किसने हमला करवाया है और किसके इशारे पे करवाया गया। तो ये सबसे खतरनाक चीज है कि हमलावर अपनी संलिप्तता को स्वीकार करने से बचता है, इससे जवाबदेही तय करना कठिन हो जाता है। तो अक्सर जो है वो जो ऑपरेशन सिंदूर के समय में बताया था मैंने, जो वो भी विश्लेषकों के साथ उसके साथ-साथ ही बताया जाए, जहाँ हज़ारों हमले हुए, उसमें उसके सोर्स को भी पता लगा पाना बड़ा मुश्किल था कि वो चाइना से था या कहीं और पाकिस्तान से था या कहीं और सी चीज़ें उसका सोर्स दिख रहा था। डिफरेंट सोर्स से किया जा सकता है। तो ये चीज़ें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद अंत में वही कि भारत को वही खतरा है, चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के द्वारा, और निरंतर ग्रे ज़ोन युद्ध खतरों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए भारत को इससे निपटने के लिए निम्नलिखित कदम उठाया जाना चाहिए भारत के द्वारा। सैन्य योजना में साइबर सुरक्षा की एकीकृत करना है, जिससे कि हम उसके लिए तैयार हो सकें, और महत्वपूर्ण अवसंरचना की नियमित रेड टीमिंग करना। रेड टीमिंग मतलब क्या? लगातार निगरानी देखते रहना, कहीं इसमें कोई समस्या तो, कोई बग तो नहीं है, इस तरह से। तो यही है कि रेड टीमिंग साइबर सुरक्षा प्रभावशीलता के परीक्षण, कि कहीं हैक तो नहीं कर लिया गया इस सिस्टम को, इस तरह से चीजें हैं। हमने देखा कि बड़े पैमाने पे जो है ना हैकिंग की समस्या हो रही है, डेटा चोरी की समस्या हो रही है। इन सब का चोरी से होता क्या है? इन सब की चोरी से अंततः उसका दुरुपयोग राष्ट्र के हित को खराब करने में ही किया जाता है, और बड़े पैमाने पे ऐसा किया जा रहा है, जो महत्वपूर्ण क्रूशियल डेटा की बात अगर मैं करूं तो। चलिए, अंत में फिर से अर्थव्यवस्था से संबंधित, खनिज संसाधन से संबंधित, कोयला उत्पादन से संबंधित। कोयला उत्पादन जो है 2000 अभी रिव्यू, मंत्रालय की रिव्यू 2025 रिपोर्ट आई है, और उसमें बताया गया कि 2024-25 में अब तक का सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन हुआ है। और कितना कोयला उत्पादन हुआ है ये भी बात हम लोग करेंगे हम लोग। तो अभी हुआ क्या है कि एक महत्वपूर्ण चीज क्या है कि अगली पीढ़ी के ईंधन के रूप में कोयले की पुनर्खोज की गई है, क्योंकि उत्पादन काफी बढ़ा है, और 2026-27 से शुरू होने वाली अगली 5 वर्षों की अवधि में कोयले और लिग्नाइट की खोज के लिए कितना 5,925 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, और साथ ही सरकार कोयला आधारित ऊर्जा के प्रदूषणकारी प्रभाव को कम करने के लिए
भी सक्रिय कदम उठा रही है। तो कोयले के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे देश में, क्या कि हम बिजली उत्पादन का लगभग 70% से अधिक कहां से प्राप्त करते हैं? कोयले से। कोयले से। और क्या, दूसरी तरफ हम पंचामृत प्लान भी रख रहे हैं। हमने समझा पंचामृत प्लान क्या है? जलवायु परिवर्तन के लिए जो हमारी कार्रवाई है उसके अंतर्गत जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम ऐसा बता रहे हैं कि हम कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगे और जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, मतलब जीवाश्मी ईंधन पे आधारित जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, उस पर से भी निर्भरता कम करेंगे और डाइवर्सिफाई करेंगे और उसमें नवीकरणीय ऊर्जा को ज्यादा स्थान देंगे। और उस स्थिति में इतना जो है हिस्सेदारी है ऊर्जा उत्पादन में वर्तमान में भी। तो जहां एक और हम रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, वहीं पे कोयला उत्पादन को भी बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास निक्षेप अधिक है और हमें अभी डाइवर्सिफाई करने की आवश्यकता है। तो उसके साथ साथ तो मतलब कोयला उत्पादन को छोड़ा भी नहीं जा सकता है उसके पर्यावरणीय निहितार्थ के कारण। और क्या है, हम रिन्यूएबल एनर्जी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो लेकिन हम लोग करेंगे क्या? कोयला उत्पादन को अधिक से अधिक क्या करेंगे? उसमें जो प्रदूषण है उसे कम करने का प्रयास करेंगे, ग्रीन बनाने का प्रयास करेंगे। यही चीजें अब देख लेते हैं थोड़ा डेटा कि कोयला क्षेत्र की क्या स्थिति है। कोयला भंडार जो है 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार वाला देश है अप्रैल 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार। ये सब आंकड़ा याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे लेकिन 5वां सबसे बड़ा आप ध्यान में रखेंगे। अप्रैल 2025 तक आंकड़ों के अनुसार भारत का कुल अनुमानित कोयला संसाधन लगभग कितना? 401 बिलियन टन। कोयला उत्पादन क्या है कि यह वित्त वर्ष 2013-14 में 565.77 मिलियन टन से दोगुना होकर कितना, ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है कि दोगुना हो गया है। दोगुना होकर 24-25 में 1047 हो गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि दोगुना हो गया ये चीज। भविष्य का दृष्टिकोण क्या है कि 2030 तक जो है काफी मांग बढ़ेगी। ऑब्वियसली डेवलपमेंटल कार्य बढ़ रहे हैं और सब कुछ, जब चूंकि हम बिजली इतने बड़े पैमाने पे कोयला से उत्पादन कर रहे हैं तो मांग तो बढ़ेगी ही देश में। तो इससे क्या होगा? इससे कोयला के उत्पादन की भी मांग बढ़ेगी। 2030 तक बढ़कर लगभग कितना होगा? 1.5 बिलियन टन कोयले की मांग होने का अनुमान है। तो इसलिए इसे रोका नहीं जा सकता अभी फिलहाल। महत्वपूर्ण क्यों है, जिसकी बात हमने अधिकतर कर ली कि वही ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के रूप में है। आधे से अधिक 72% जो ताप विद्युत संयंत्र से ही आता, थर्मल पावर प्लांट से ही आते हैं। प्रदूषण संबंधी चुनौतियों के बावजूद ये क्या 24/7 एक विश्वसनीय बेस लोड सुनिश्चित करता है, जो लोड मतलब बिजली उत्पादन के लिए, इसी की बात की जा रही है। महत्वपूर्ण उद्योगों को समर्थन करता है। जो महत्वपूर्ण उद्योग चल रहे हैं हमारे, इसी पर आधारित हैं। क्योंकि बड़े उद्योग हैं, उन्हें बिजली की आवश्यकता है और उसमें डायरेक्टली भी कोयला यूज किया जाता है। जैसे स्टील, आयरन स्टील प्लांट, उसमें जो है ना मतलब 5 टन कच्चे माल के द्वारा 1 टन स्टील बनाया जाता है। इस 5 टन कच्चे माल में 2 टन कोयला होता है, 2 टन आयरन ओर होता है। बाकी का 1 टन जो है ना डोलोमाइट, चूना पत्थर, ये सब होते हैं। तो वहां भी कोयले की आवश्यकता है और बाकी बिजली जो है ना उसके लिए तो है ही। तो इसी तरह से इस्पात, सीमेंट उद्योग, भारी उद्योग को ऊर्जा प्रदान करता है जो आर्थिक समृद्धि को गति देते हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत क्या है, इसलिए अब कर दिया कि जो राष्ट्रीय मतलब जो इस्पात उत्पादन है वो प्रमुख जो है खपत वहां पे हो रहा है कोयले का। तो इसलिए हमने क्या किया, वही ग्रीन करने का उपाय कि हम यूज तो करने से नहीं बच सकते लेकिन हम लोग ग्रीन करेंगे। ग्रीन कैसे करेंगे कि राष्ट्रीय जो इस्पात नीति है उसमें बताया गया है कि 2030 तक हम लोग 300 मिलियन टन कच्चे इस्पात के उत्पादन के लक्ष्य को केंद्रीय भूमिका निभाता है, मतलब उदाहरण के लिए। तो ये इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। ऊर्जा सुरक्षा, घरेलू कोयला उत्पादन आयात को कम करता है और 2024-25 में लगभग 8 बिलियन की बचत हुई है। ठीक है। आर्थिक विकास, कोयला क्षेत्र का विस्तार रोजगार सृजित करता है और बड़े निवेश को आकर्षित करता है। चलिए नेक्स्ट। अब लास्ट में जो कोयले के प्रदूषणकारी प्रभाव है उसको कम करने के लिए जो उठाए गए कदम है, तो सबसे पहला कदम क्या है? सबसे पहला कदम है मिशन ग्रीन। नाम से ही है मिशन ग्रीन, प्रकृति का विकास, पुनर्स्थापन, संवर्धन और सशक्तिकरण। मतलब इसका उद्देश्य कोयले का उपयोग व पर्यावरणीय संधारणीयता के बीच संतुलन स्थापित करना है। मतलब जो भी प्रभाव हो रहे हैं, चाहे ओपन कास्ट माइनिंग से समस्या हो, चाहे उसके जलने के कारण कार्बन उत्सर्जन से समस्या हो, तो दोनों को मिलाकर काम किया जाएगा। दूसरा, जो कोयला जो अपने आप में जो प्रोडक्ट है, जो संसाधन है,
उसके स्वरूप को में भी बदलाव करना, जिससे कि उससे निकलने वाला उत्सर्जन कम हो सके। जैसे कि उसमें कुछ महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है, जैसे कोयला गैसीकरण। कोयला गैसीकरण मतलब क्या? इसके तहत जो कोयला का स्वच्छ गैस ईंधन है, मतलब कोयला अपने आप में उससे बहुत सारी चीजें निकाली जा सकती हैं अगर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए, और उससे कम कोयले, जो नॉर्मल कोयला है उसकी तुलना में कम जो है ना, उस ईंधन को के प्रयोग से कम जो है उत्सर्जन होगा। तो वह स्वच्छ गैस ईंधन में परिवर्तित किया जाता है, और राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन भी इसलिए चलाया जा रहा है, और उसका लक्ष्य क्या है? 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण करना है। तो आप ध्यान में रखोगे राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन, ये ध्यान में रखोगे, और इसका लक्ष्य ध्यान में रहे तो अच्छी बात है। ये सब जो है मेंस परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए, फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी क्या है? फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी जो उत्पादन और जो गंतव्य तक पहुंचने के लिए सड़क परिवहन से उड़ने वाली धूल और प्रदूषण को कम करने के लिए क्या करना होगा? हमें कोयले को कन्वेयर बेल्ट का यूज करना पड़ेगा, और क्या, रेल के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से उसको उसका परिवहन करना होगा। तो जिससे क्या है, जो उड़ने वाला धूल है वो कोयले को लाने ले जाने में वो कम हो जाएगी। उसका नवीकरणीय ऊर्जा समेकन, वही हमने बात की कि कोयला क्षेत्र को सार्वजनिक कंपनियां जितने पीएसयूज काम कर रहे हैं हरित ऊर्जा को अपनाने की ओर बढ़ रही है। इसका लक्ष्य 2030 तक कितना है? 22.5 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करना, और वर्तमान में 2 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा स्थापित की जा चुकी है। और संधारणीय खदानबंदी, संधारणीय खदानबंदी मतलब क्या? कि जो सस्टेनेबल हो, मतलब टिकाऊ हो, मतलब वो उसमें क्या, जो उसके नकारात्मक पहलू कम हो। कोई खदान जो है, मतलब जो खनन जहां पे किया जा रहा है, वो बेसिकली क्या, वैज्ञानिक तरीके से बंद किए जाए, और पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन, मतलब उसके अगर पारिस्थितिकी हानि अधिक है लाभ से अधिक, जितना प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसे बंद करना ज्यादा उचित समझा जाएगा। अब इसके लिए भी योजना है, लाइव्स, भूमि और तकनीकी सुधार और रिक्लेम जैसे नए फ्रेमवर्क शुरू किए गए हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि किससे संबंधित है। उसका कार्बन प्रबंधन कैसे? खनन क्षेत्र में कार्बन क्रेडिट के अवसरों को खोजने, हरित वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए ये अर्थ इनिशिएटिव जो है फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया गया। तो अर्थ इनिशिएटिव किससे संबंधित है? कोयला से। मैं क्यों इतना हाईलाइट कर रहा हूं? क्योंकि कोयले में आप देखोगे हर दूसरे साल यूपीएससी में एक प्रश्न होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंस हम देख चुके हैं कोयला का। हमारे ऊर्जा प्रोफाइल में कोयला एक महत्वपूर्ण संसाधन है, तो इसलिए यूपीएससी भी हर बार लगभग कुछ ना कुछ चीजें पूछती है, मतलब हर 1-2 साल में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो ये सब जो टर्मिनोलॉजी है ये आप ध्यान में रख सकते हो। चलिए, कुछ क्वेश्चन इसलिए लगा लेते हैं हम लोग। पहले तो वही जो करंट में मामला चल रहा होता है उससे संबंधित जो डेटा है वो भी पूछे जा सकते हैं। भारत में कोयला संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार वाला देश है। ठीक है, भारत का अनुमानित जो है कोयला संसाधन लगभग 401 बिलियन टन है। ठीक है, भारत विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। सबसे बड़ा तो नहीं है, है ना? तो बी आंसर हो गया। भारत की ऊर्जा व्यवस्था में कोयले की भूमिका संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? कोयला आधारित संयंत्र 72% बिजली को आपूर्ति करता है। ठीक, कोयला 24/7 बेस लोड ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, कोयला केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रयुक्त है, नहीं, प्रमुख उद्योगों के लिए भी। तो क्या होगा? सी आंसर होगा। 1 और 2। हाँ, तो अब हम लोग यहाँ से संक्षिप्त सुर्खियों को देखेंगे। जो सबसे पहली शॉर्ट न्यूज है वो है पैक्स सिलिका। पैक्स सिलिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, खासकर संसाधन भूगोल के संदर्भ में, संसाधन की राजनीति के दृष्टिकोण से। क्या है ये? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जो है एक संगठन बनाया गया है, और जिसके द्वारा कुछ संसाधनों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कुछ देशों के साथ मिलकर रणनीति बनाई जाएगी। इसमें भारत को शामिल नहीं किया गया था, और भारत को शामिल नहीं किया गया था पहले, तो इसलिए भारत के लिए भू राजनीतिक चिंता का विषय था। लेकिन अब क्यों ये चर्चा की जा रही है? अब वही है, नया डेवलपमेंट ये आया है कि जो यूएसए के नवनियुक्त राजदूत हैं भारत में, उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है कि पैक्स सिलिका में भारत को शामिल होने का निमंत्रण दिया जाएगा। तो मतलब भारत के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। अब बात करते हैं ये संसाधन क्या है? ये संसाधन है ऐसे सुरक्षित, मजबूत और नवाचार आधारित प्रौद्योगिकी प्रणाली का निर्माण करना, और इस प्रकार के संसाधनों को की निरंतरता बनाए रखना, जिससे कि उसके उत्पादन पे असर ना पड़े। कैसे होंगे ये प्रौद्योगिकी? देख लेते हैं। जिसकी आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करनी है हमें, सेमीकंडक्टर और एआई अवसंरचना, अति महत्वपूर्ण खनिज, यही क्रिटिकल मिनरल्स और ऊर्जा संसाधन,
इसमें लिथियम हो सकता है, जो कि पूरे के पूरे ग्रीन एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट होगा। उन्नत विनिर्माण और उच्च स्तरीय हार्डवेयर, कंप्यूटिंग तथा डेटा लॉजिस्टिक्स, ये सब इसके हैं। और उसका क्या उद्देश्य क्या है? वर्चस्व वाले देश पे निर्भरता को कम करेगा। वर्चस्व वाले देश मतलब क्या? चीन जैसे, यहाँ पे चीन मतलब क्या? अगर क्रिटिकल मिनरल की बात की जाए तो पूरे दुनिया की 90 से 95% जो सप्लाई चेन है उस पे किसकी पकड़ है? चीन की, जो कि चीन को संतुलन करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट पहल माना जा रहा है। संवेदनशील प्रौद्योगिकियों की सुरक्षा करना और विश्वसनीय डिजिटल अवसंरचना का निर्माण करना, जिससे कि निरंतरता बनी रहे। और वर्तमान सदस्य देश कौन-कौन है? जापान है, दक्षिण कोरिया है, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और इज़राइल है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और यूएसए। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। ऑस्ट्रेलिया समूह, ये ठीक उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए इंपॉर्टेंट है। और क्या? रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रसार को रोकने से संबंधित। और ये इसकी स्थापना तो काफी पहले हुई थी, 1985 में ईरान इराक जो युद्ध हुआ उसके दौरान जो रासायनिक हथियारों का उपयोग किया गया उसकी पृष्ठभूमि में की गई थी, मतलब उसके संभावित खतरों से आगे आने वाली दुनिया को बचाने के लिए। अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी चर्चा में इसलिए कि इसकी 40वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है 1985 से 2025, इसलिए ये चर्चा में है। और ये एक अनौपचारिक व्यवस्था है, बेसिकली इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें भागीदार देशों पर कानूनी रूप से, मतलब इसका मतलब ये कानूनी रूप से कोई बाध्यता नहीं है, बाध्यकारी दायित्व नहीं है। ठीक है, चलिए भागीदारी सदस्य कितने हैं? 43 भागीदार हैं, 42 देश और एक यूरोपियन यूनियन। भारत को वर्ष 2018 में इसका सदस्य बनाया गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, भारत इसमें सदस्य है। और ये एक प्रमुख बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था भी है कि कोई भी इस प्रकार के हथियारों का लाने ले जाने का काम करे तो उस पर भी निगरानी करने का काम और नियंत्रण रखने का काम करता है। और ये जो है क्या है कि अन्य बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाएं इसी प्रकार की कौन कौन है? बासिनार अरेंजमेंट, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह और मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, ये भी हम लोगों ने, इससे प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं प्रीलिम्स में, तो इसलिए इस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। चलिए, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मतलब ये हथियार है, सैन्य क्षेत्र से संबंधित है। तो मैन पोर्टेबल नाम से ही है कि जो छोटा हथियार हो, है ना, और टैंक, एंटी टैंक मतलब टैंक को जो है ना भेदने वाला हथियार हो। तो बेसिकली है ये कंधे से दागी जाने वाली जो है ना पोर्टेबल मिसाइल प्रणाली है। और इससे विशेष रूप से क्या, दुश्मन के टैंकों और बख्तरबंद वाहनों से निपटने के लिए तैयार किया गया, उसे खत्म करने के लिए। अभी क्यों चर्चा में? क्योंकि डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी का मैन पोर्टेबल ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का एक गतिशील लक्ष्य के खिलाफ सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। मतलब मूविंग जो ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई टैंक जा रही है, कोई बख्तरबंद गाड़ी जा रही हो, तो उसको खड़े होकर उसको दागा जा सके। और निम्नलिखित अत्याधुनिक औद्योगिक जो स्वदेशी प्रौद्योगिकियां हैं क्या? जैसे इमेज इंफ्रारेड, ऑल इलेक्ट्रिक कंट्रोल एक्चुएशन सिस्टम और अग्नि नियंत्रण प्रणाली वगैरह। राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद, मतलब हाल में क्या हुआ, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण परिषद के सामान्य निकाय जनरल बॉडी की पहली बैठक आयोजित की गई है। ये क्या है? हमने पहले ही देखा है, इसकी सन 2018 में केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत की गई थी। और ये क्या है? राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी और राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद का विलय कर दिया गया, तब नई एक संस्था बना दी गई। और ये संस्था क्या है? व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और अलग अलग विनियामक प्रणालियों का एकीकरण किया गया बेसिकली। तो बेसिकली व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार, प्रचार और विनियमन से संबंधित ये संस्था है। और ये कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय विनियामक संस्था है बेसिकली। और यह संस्था व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के विकास, गुणात्मक सुधार और विनियमन के लिए उत्तरदायी है। प्रमुख कार्य क्या है? सर्टिफिकेशन का काम करती है। और उसको जो प्रदान करने वाली जो संस्थाएं हैं, कौशल मूल्यांकन एजेंसियां हैं और कौशल संबंधी सूचना प्रदाताओं को मान्यता प्रदान करती हैं और इनके कामकाज की निगरानी भी करती है, जिससे कि पूरा का पूरा जो स्किलिंग वाला जो कार्य है जो चल रहा है राष्ट्र स्तर पे, उसको देखा जा सके, उसको आगे बढ़ाया जा सके। अभी राष्ट्रीय खेल प्रशासन, जो खेल गवर्नेंस में बड़े बदलाव किए गए, कानून पास किया गया, तो उसके संदर्भ में कि उसमें क्या क्या बदलाव होंगे, जिससे पहले भी हमने चर्चा किया है न्यूज टुडे में। राष्ट्रीय खेल शासन, राष्ट्रीय खेल निकाय नियम 2026, तो ये इंपॉर्टेंट है मेंस परीक्षा के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए तो है ही, कि हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 पास किया है और राष्ट्रीय खेल शासन नियम 2026 ये ऑर्डर निकाल के किया गया, ठीक है, और ये तो
पास किया, अधिनियम है। दो चीजें हैं यहाँ पे, तो ध्यान में रखना है। ये 25 है और ये 26 है नियम। हम लोग नियम की बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय खेल निकाय में शामिल है राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, क्षेत्रीय खेल महासंघ आदि। अब राष्ट्रीय खेल शासन नियम 2026 के बारे में क्या है? प्रत्येक निकाय में एक सामान्य निकाय तथा एक कार्यकारी समिति होगी। और सामान्य निकाय की संरचना क्या होगी? कम से कम 4 उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ी होंगे, शामिल होंगे। इनकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। इनमें 50% महिलाएं होंगी। कार्यकारी समिति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व क्या होगा? बेसिकली क्या हमने पहले भी देखा कि इसमें यही था कि जो पूरी पूरी व्यवस्था चलती है, जो निकाय, जो स्पोर्ट्स बॉडी होते हैं, जो स्पोर्ट्स को गवर्न करने वाली बॉडी है, उनको क्या है, उनको उपयुक्त तरीके से फिर से रीस्ट्रक्चर्ड करना, जिससे जिससे क्या जो खेल गवर्नेंस है उसके प्रदर्शन में वृद्धि हो सके, पारदर्शिता आ सके, स्पष्ट चीजें हो सकी और पूरे प्रक्रिया को जो है ना स्मूथ बनाया जा सके। राष्ट्रीय खेल निर्वाचन पैनल, इसीलिए यह राष्ट्रीय खेल निकायों में होने वाले चुनावों की निगरानी करेगा और पैनल में प्रत्येक समय न्यूनतम 20 सदस्य होना अनिवार्य है। और सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं है कौन? न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध के पश्चात कारावास में सजा पाए व्यक्ति के सदस्य बनने के पात्र नहीं होंगे। तो कुछ कुछ क्या किया जा सकेगा, क्या नहीं किया जा सकेगा, वो शामिल किया गया बेसिकली। अब एक महत्वपूर्ण संस्था है पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, जो पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित जो कंपनियों के लिए विनियामक का काम करता है। पीएनजीआरबी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो बेसिकली हुआ कि वही जर्मनी की डीबीजीडब्ल्यू संस्था ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, पीएनजीआरबी और डीबी। इसके तहत भारत में हाइड्रोजन से जुड़े विनियमों मानकों पर सहयोग हेतु एक महत्वपूर्ण एक फ्रेमवर्क स्थापित किया जाएगा। मतलब हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। पीएनजीआरबी के संदर्भ में मैं अगर बताऊं तो पेट्रोलियम सेक्टर में काम करने वाली महत्वपूर्ण संस्था है और एक सांविधिक संस्था के रूप में इसका निर्माण किया गया था 2006 में। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस विनियमन बोर्ड अधिनियम के बना के है और मंत्रालय वही, जाहिर सी बात है, केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगा। मुख्य कार्य क्या है? प्राकृतिक गैस क्षेत्र में निष्पक्ष व्यापार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना तथा प्रतिस्पर्धी बाजार सुनिश्चित करना। पेट्रोलियम उत्पादों में प्राकृतिक गैस के शोधन, परिवहन और वितरण का विनियमन करना कि कैसे चीजें की जाएंगी जिससे कि इस क्षेत्र को और प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। इसके कार्य क्षेत्र में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन का विनियमन शामिल है। पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस से संबंधित मुद्दों पर विभिन्न संस्थाओं के बीच उत्पन्न विवादों का निपटारा भी करना। तो विनियामक का यही कार्य है, ठीक है। और इसके निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है? विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जा सकती है। और विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना विद्युत अधिनियम 2003 के तहत किया गया था। तो अब ध्यान में रखेंगे, ट्रिब्यूनल का नाम अलग है, तो इस ट्रिब्यूनल, तो ये नया फैक्ट हो गया ये। निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड, बेसिकली क्या है? एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसआर्मामेंट मैटर, मतलब शस्त्र को कम करने की बात। बेसिकली क्या, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अभी 2026-27 के लिए एक भारतीय राजनयिक को अपने निरस्त्रीकरण मामलों में ये जो एडवाइजरी बोर्ड होती है उसके अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। यही घटना है। तो इस संगठन के बारे में 1978 में स्थापना की गई थी, सचिवालय न्यूयॉर्क की है और इसका काम जाहिर सी बात नाम से ही हथियारों के उत्पादन, उपयोग इत्यादि की सीमा निर्धारित करना और निरस्त्रीकरण से संबंधित विषयों पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव को सलाह देना और संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण अनुसंधान संस्थान के ट्रस्टी बोर्ड के रूप में कार्य करना। और क्या सदस्य कौन होंगे? महासचिव द्वारा विश्व के सभी क्षेत्रों से निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विषय में ज्ञान अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को सदस्य के रूप में चुना जाता है। बोर्ड के कुल सदस्य कितने होंगे? 15 सदस्य होंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछती है निरंतर। ये पर्यावरण से संबंधित क्या है? केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों के अनुसंधान एवं अनुप्रयोग द्वारा रूपांतरण, अनुकूलन और लचीलापन निर्माण हेतु राष्ट्रीय संस्थान की बैठक की अध्यक्षता की गई है। ये बेसिकली क्या है कि जो पर्यावरण क्षेत्र में जो विभिन्न संस्थान है उनके बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ाने के लिए ये संस्था बनाई गई है। और ये क्या करती है? इसके लिए क्या किसी नए संस्थान की स्थापना या अतिरिक्त मानव बल की आवश्यकता का प्रावधान नहीं है। मंत्रालय के तहत इसका उद्देश्य क्या है कि मंत्रालय के तहत कार्यरत संस्थानों को तेजी से बदलती स्थानीय एवं वैश्विक चुनौतियों के प्रति अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बनाना। बेसिकली यही है, क्योंकि पर्यावरण स्तर पर चुनौतियां काफी हैं। अंत में सुर्खियों में रहा स्थल अर्जेंटीना राजधानी ब्यूनस आयर्स कि हाल ही में क्या अर्जेंटीना के पैटागोनिया क्षेत्र में बनाग्नि, ये वाइल्ड फायर तो हमने सुना है काफी, पैटागोनिया क्षेत्र जो है ये
तो शुष्कतम क्षेत्रों में से जहां वर्षा कम होती है। पैटागोनिया क्षेत्र में वनाग्नि दर्ज की गई है। अर्जेंटीना के बारे में थोड़ा भौगोलिक अवस्थिति हम लोग समझेंगे, दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। दक्षिण अफ्रीका के महाद्वीप में अवस्थित है। स्थलीय सीमाएं क्या हैं? चिली, बोलीविया, पराग्वे, ब्राजील और उरुग्वे। समुद्री सीमा पूर्व में अटलांटिक महासागर। द्वीप समूह कौन? दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे पे जो दक्षिणतम बिंदु है टिएरा डेल फ्यूगो। टिएरा डेल फ्यूगो। ये मैप भी हमने लगा दिया है यहाँ पे, भौगोलिक विशेषताएं हम लोग देख सकते हैं कि इस तरह से कि आधे हिस्से में जो अर्जेंटीना है, आधे हिस्से में क्या पम्पास के उर्वर मैदान है। दक्षिण में क्या पैटागोनिया का सपाट और घुमावदार पठार है। पश्चिमी सीमा के साथ उबड़ खाबड़ एंडीज पर्वतमाला है। और प्रमुख नदियां कौन कौन है? पराना, पराग्वे, उरुग्वे, सब इंपॉर्टेंट और पॉपुलर नदियां हैं, तो ध्यान रखेंगे। प्राकृतिक संसाधन सीसा, जस्ता, टीन, तांबा, लोह अयस्क, लिथियम। वैसे भी हमने सुना ही है कि जो दक्षिण अफ्रीका है जो महत्वपूर्ण संसाधनों के लिए जाना जाता है दुनिया में, और काफी इंपॉर्टेंस है, तो शायद इसीलिए आज अमेरिका की आक्रामकता जो अपनी हेजेमोनी बरकरार रखने के लिए दक्षिण अमेरिका में हमेशा जिसके लिए प्रयासरत रहता है, उसका कारण जो है, महत्वपूर्ण कारण जो है यहाँ पे मिलने वाले संसाधन, जिसमें अर्जेंटीना भी एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है। अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली, इसी क्रम में क्या लिथियम ट्रायंगल जिसको बोला जाता है, उसका हिस्सा अर्जेंटीना भी है। तो ये चर्चा महत्वपूर्ण है इसीलिए। तो चलिए हम लोग आज की चर्चा को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, और आज न्यूज टुडे से आपने जो सीखा उसको रिवीजन करिए, उस पे जो आधारित प्रश्न है उसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। इससे आपको पता चल पाएगा कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं या पूछे जा सकते हैं, और इससे आपकी रिवीजन भी काफी मदद मिलेगी। तो इस प्रकार से आप मल्टीपल रिवीजन करके आप अपनी प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।